विद्यार्थियों, सेकंड वीडियो लेक्चर एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह या बीएससी भाग 3 वनस्पति शास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र में यूनिट 2 में ये टॉपिक रखा गया है, जिस पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए मैं अपना परिचय आपको बता दूं। मैं डॉक्टर विमल कुमार कानूनगो, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट नागार्जुना पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस, रायपुर, छत्तीसगढ़। आइए हम बात करें एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम पर। देखें सबसे पहले पहली स्लाइड में हम, जैसा कि हमारा टॉपिक है, सबसे पहले समझें कि इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम टर्म वाज कॉइन्ड बाय एजी टेंसले इन 1935। 1935 में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया और इसे ईपी ओडम, जो कि एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट हैं, ही डिफाइन द टर्म इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर विद देयर ओन कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम जो कि एबायोटिक और बायोटिक, अजैविक और जैविक अवयवों से मिलकर बना हुआ है, ये दोनों ही अवयव आपस में कॉम्प्लेक्स रूप में पाए जा रहे हैं और दे आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर। सो ecosystem is a complex interacting system where and it is a functional unit of organism। ये ऑर्गेनिज्म की एक कार्यकारी इकाई है जिसमें एनवायरनमेंट इंटरैक्ट कर रहा है, उसके सारे कंपोनेंट जो हैं वो इंटरैक्ट करते हुए पाए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, पॉन्ड, लेक्स, रिवर, ये इसके उदाहरण हैं। अब कोई भी इकोसिस्टम क्रियाशील है, कार्य कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? तो इकोसिस्टम की क्रियाशीलता के परिचायक, इंडिकेटर, ये 4 चीजें हैं, जिसमें पहला है प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता। किसी भी इकोसिस्टम में उत्पादकता अगर हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, अगर रेडिएंट एनर्जी केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो रही है, तो इकोसिस्टम फंक्शनल है। ठीक उसी तरीके से किसी भी इकोसिस्टम में यदि ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, तो ऊर्जा का प्रवाह जो है यह बताता है कि इकोसिस्टम जो है वो क्रियाशील है। इसी तरीके से जो अवयव हैं इकोसिस्टम के, लिविंग कंपोनेंट्स, अगर उनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा डिकम्पोजिशन हो रहा है और न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग हो रही है, तो ये सभी चीजें बताती हैं कि इकोसिस्टम फंक्शनल है। इकोसिस्टम के साथ अब दूसरा जो वर्ड हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, एनर्जी फ्लो। तो ऊर्जा का प्रवाह क्या है? तो ऊर्जा का प्रवाह जो है, या दैट इज द बिहेवियर ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का क्या बिहेवियर है, वो किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, किन पोषक स्तरों से होकर प्रवाहित हो रही है, और इसका फ्लो कैसा है। ये सामान्यतः ड्यू टू यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, एक ही दिशा में ये ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इस यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी में किस तरीके से ऊर्जा का व्यवहार किसी पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम में होता है, उसको हम एनर्जी फ्लो कहते हैं। एनर्जी फ्लो 2 चीज़ों से गवर्न होता है, 2 चीज़ों से कंट्रोल होता है, या 2 नियम जो इसको नियंत्रित करते हैं। उनमें से पहला नियम जो है, द फर्स्ट गवर्निंग रूल इज लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द फर्स्ट लॉ, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, बट मे बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक रूप से दूसरे रूप में इसे बदला जा सकता है, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम है। जबकि दूसरा नियम कहता है, ड्यूरिंग द एनर्जी ट्रांसफर देयर इज अ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। यानी ऊर्जा जब स्थानांतरित होती है तो मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो कंसंट्रेटेड ऊर्जा है, दैट इज डिस्पर्स्ड फॉर्म इनटू हीट, वह उष्मा के रूप में परिवर्तित होती है। तो इस तरीके से ये जो 2 नियम हैं ये गवर्न करते हैं। उसके अलावा अगर हम ऊर्जा के प्रवाह को देखें तो यह 100% एफिशिएंट प्रक्रिया है और ऊर्जा प्रवाहित होते समय इसका एक बड़ा हिस्सा उष्मा के रूप में व्यय हो जाता है, लॉस होता है उसका। और हर बायोलॉजिकल सिस्टम को देयर इज ए कांस्टेंट नीड ऑफ एनर्जी सप्लाई। लगातार ऊर्जा का प्रवाह जो है वो आवश्यक होता है।
नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें कि आखिर इस एनर्जी की इतनी भूमिका हमारे किसी भी इकोसिस्टम में क्या है, जीवों के लिए क्या है। तो आप देखते हैं कि एनर्जी प्लेज ए वाइटल रोल इन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस, वृद्धि के लिए, बॉडी मेंटेनेंस के लिए, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन यानी चलन के लिए, इन सब में इसका उपयोग हो रहा है। एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन। ऊर्जा का जो स्रोत है, ऊर्जा का यह जो स्रोत है दैट इज फ्रॉम सन, जहां से ऊर्जा आ रही है और यह केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और प्लांट टिश्यू में इस ऊर्जा को ऑर्गेनिक फूड के रूप में इकट्ठा करके रखा जा रहा है। इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सन टू प्लांट। पहले यह ऊर्जा जो है सन से ग्रीन प्लांट्स में आती है जो कि इसको ट्रैप कर रहे हैं, और उसके बाद इनका प्रवाह हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में होता है। और ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट। और जब यह ऊर्जा का प्रवाह होता है उस दौरान चलने वाली जो चयापचय की प्रक्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, उसमें ऊर्जा उष्मा के रूप में परिवर्तित होती है। अगली स्लाइड देखते हैं। ये जो दूसरा नियम जो कि एनर्जी फ्लो को कंट्रोल करता है दैट इज द 10% लॉ ऑफ लिंडमान। लिंडमान नामक वैज्ञानिक ने ये 10% लॉ दिया है, प्रपोज किया है, जिसमें ये बताया गया है कि एनर्जी ट्रांसफर जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में होता है तो हार्डली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। एक पोषक स्तर से केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषक स्तर तक स्थानांतरित होती है। तो इस तरीके से जब प्लांट को हर्बीवोर्स खाते हैं तो केवल 10% ऊर्जा ही वो हर्बीवोर्स में जाती है, और इसी तरीके से जब हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं तो 10% ऊर्जा उसमें स्थानांतरित होती है। तो प्रत्येक एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब कभी भी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। 80 से 90% ऊर्जा जो है दैट इज डिसिपेटेड एज हीट, उष्मा के रूप में ये बाहर निकल जाती है। तो लिंडमान का यह 10% लॉ और थर्मोडायनेमिक्स के नियम, ये दोनों ही किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो को गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर इस अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं चित्र जो कि ये बता रहा है कि हाउ द 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1000 जूल लाइट एनर्जी जो है वो सन से प्लांट में आ रही है, और प्लांट्स में ये 10 जूल एनर्जी है। और जब इसको हर्बीवोर्स भोजन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है तो 10 जूल्स जो हैं, 10 जूल्स एनर्जी से केवल 1 जूल एनर्जी जो है इस हर्बीवोर्स के पास आ रही है। और जब इस हर्बीवोर्स को कार्निवोर भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है तो इस 1 जूल का 0.1 जूल जो है यह एनर्जी कार्निवोर के पास आ रही है। तो एवरी टाइम वी आर सीइंग हियर दैट 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, और यह लिंडमान के 10% नियम को बता रहा है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं कि एनर्जी फ्लो में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जब इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए कि यूज ऑफ केमिकल फ्रॉम एनर्जी बाय कंज्यूमर। द यूज ऑफ केमिकल फ्रॉम द एनर्जी बाय कंज्यूमर, केमिकल का इस्तेमाल, जो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है उस ऊर्जा का इस्तेमाल जो है कंज्यूमर करते हैं, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर हो। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो लाइट एनर्जी जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है उसको प्राइमरी कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ प्रोड्यूसर इन एब्जॉर्प्शन एंड कन्वर्शन ऑफ सोलर एनर्जी, प्रोड्यूसर जो हैं जो कि मोस्टली दे आर द ग्रीन प्लांट्स, और उनकी लाइट ट्रैप करने और एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है, एफिशिएंसी अलग अलग होती है। द टोटल इनपुट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड इट्स एफिशिएंसी ऑफ एसिमुलेशन, अब एनर्जी का जो इनपुट है वो कितनी मात्रा में एनर्जी भोजन निर्माण में, एसिमुलेशन में इस्तेमाल हो रही है, वो मात्रा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा यहाँ ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन और नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, ये दो वर्ड इस्तेमाल में आएंगे। तो ग्रास प्रोडक्शन का अर्थ है द रेट ऑफ एसिमुलेशन। रेट ऑफ एसिमुलेशन यानी एक इकाई समय में कितना लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो रही है, प्लस द ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड इन रेस्पिरेशन, और उस प्रक्रिया के दौरान कितनी ऊर्जा श्वसन में खर्च हो रही है। इन दोनों ऊर्जाओं को अगर मिला दिया जाए तो यह प्रोडक्शन ग्रॉस प्रोडक्शन कहलाता है। जबकि इसके विपरीत
द टोटल रेट ऑफ एसिमिलेशन में अगर हम ऑर्गेनिक मैटर जो कि रेस्पिरेशन में खर्च हो गई है जो ऊर्जा, उसको घटा दें तो ये नेट प्रोडक्शन निकलता है। और ये जो एनर्जी लॉस है रेस्पिरेशन के दौरान, ये हीट के रूप में बाहर निकलता है। सो दीज आर सम ऑफ द की पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं देयर आर 3 मॉडल्स सो फार प्रपोज्ड फॉर फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को समझाने के लिए 3 मॉडल दिए गए हैं जिसकी बारी बारी से हम चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल। यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है जो कि ट्रॉफिक लेवल को प्रदर्शित करता है, जबकि ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं, पाइप्स दिखाई दे रहे हैं, दे एग्जिबिट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो ये यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल जो है ये ओडम ने 1968 में ये बताया था। देखें इसकी खास बातें क्या हैं। तो इट वाज प्रपोज्ड बाय ईपी ओडम इन 1968 एंड द एप्लीकेबल टू एनी लिविंग कंपोनेंट विच मे बी प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी यूनिवर्सल मॉडल जो है वो किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल के प्लांट्स के ऊपर या एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो कि पॉपुलेशन में पाया जा रहा है या किसी ट्रॉफिक लेवल में पाया जा रहा है, उस पर यह यूनिवर्सल मॉडल एनर्जी फ्लो को समझा सकता है। दिस द मॉडल कैन रिप्रेजेंट ए स्पीसीज पॉपुलेशन विथ एप्रोप्रिएट एनर्जी इनपुट्स। किसी भी जाति विशेष में या किसी जीव विशेष में कितनी ऊर्जा का इनपुट हो रहा है और कितनी एनर्जी जो है लॉस हो रही है, ये भी हम इस यूनिवर्सल मॉडल से ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। द मॉडल कैन रिप्रेजेंट डिस्क्रीट एनर्जी। अगर मान लीजिए कोई ट्रॉफिक लेवल जो है वो एक से ज़्यादा फूड चेन में अगर काम कर रहा है, एक से ज़्यादा फूड चेन में वो पाया जा रहा है, तो भी हम उसके ऊर्जा के प्रवाह को प्रदर्शित करने के लिए हम उसमें यूनिवर्सल मॉडल में बॉक्स का सहारा लेते हुए 2 अलग अलग ट्रॉफिक लेवल की के ऊर्जा के प्रवाह को भी हम यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसलिए यूनिवर्सल मॉडल जो है वो बहुत अच्छा साबित हुआ, अच्छा जान पड़ा, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का एक ट्रॉफिक लेवल विशेष का हम ऊर्जा का जो प्रवाह है उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर ये सिंबल है जिसका कि इस्तेमाल इसमें किया जाता है, जो कि आई टोटल एनर्जी इनटेक, ना एन यू का मतलब नॉट यूटिलाइज्ड, ए सिमुलेटेड एनर्जी, पी प्रोडक्शन, आर रेस्पिरेशन, जी ग्रोथ, एस स्टोर्ड एनर्जी, ई एक्सक्रीटेड एनर्जी। बॉक्सेस जो हैं वो ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि पाइप एनर्जी फ्लो को बताता है। और यहाँ पर बॉक्स बी जो लिया गया था यूनिवर्सल फ्लो में, उसको हम बायोमास कह रहे हैं। अब अन्य जो 2 एनर्जी फ्लो के मॉडल हैं उनमें सिंगल चैनल मॉडल, ये जिसमें एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है, और डबल चैनल मॉडल जो कि वाई शेप्ड मॉडल भी कहलाता है, जिसमें हम एक साथ 2 अलग अलग भोजन श्रृंखलाओं में भी एक ही स्थान पर 2 अलग अलग भोजन श्रृंखलाओं में एक साथ ऊर्जा के प्रवाह को हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंगल चैन मॉडल की। सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल, यह मॉडल लिंडमान ने 1942 में दिया है, और ये सीडर बॉग झील जो कि मिनेसोटा अमेरिका में है, उस झील में एक आकलन किया गया कि ऊर्जा का प्रवाह जो है वो किस प्रकार से होता है, और इसके लिए यहाँ पर जो यूनिट लिया गया दैट इज ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर। यानी कितने ग्राम कैलोरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लंबे चौड़े क्षेत्र में 1 साल में कितने ग्राम कैलोरी एनर्जी जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है, फ्लो हो रहा है, इसको इस यूनिट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर जो पहला बॉक्स है, इस बॉक्स को अगर आप देखें तो यह ऑटोट्रॉप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सोलर रेडिएशन 1,18,872 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर यह एनर्जी आ रही है, जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो कि ऑटोट्रॉप्स हैं ये 111 ये ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर ये एनर्जी ये वो ट्रैप कर रहे हैं। अब बाकी की एनर्जी क्या है, ये अनयूटिलाइज्ड रह जाती है। बाकी ये जो 111 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर एनर्जी है, इस एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा 70 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर ये यूटिलाइज नहीं हो पाती है। 23 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर
ये रेस्पिरेशन में खर्च हो जाती है, और 3 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर ये डिकम्पोजिशन में खर्च होती है। तो इस 111 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर में से हार्डली 15 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर एनर्जी जो है वह पहले कंज्यूमर में, हर्बीवोर्स में, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर हैं, उनमें स्थानांतरित होती है। इसी तरीके से जब हर्बीवोर्स को भोजन के रूप में कार्निवोर्स खाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस 15 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर से केवल 3 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर एनर्जी जो है वो कार्निवोर्स में पहुंचती है। तो रेस्ट ऑफ द एनर्जी, वेयर द रेस्ट ऑफ द एनर्जी गोज ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी, तो यहां हम देख रहे हैं कि जो मेजर पोर्शन है दैट रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड, ये 7 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर है। 4.5 इट इज यूज्ड इन मेटाबॉलिज्म, दैट इज इन द रेस्पिरेशन, एंड डिकम्पोजिशन में 0.5 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर एनर्जी ये इस्तेमाल हो गई। तो अगेन आप देख रहे हैं 111 से 15 से अब 20% यहाँ 3 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर ये एनर्जी कार्निवोर्स में पहुंची। अब इसमें आगे आप देखते हैं कि बड़ा हिस्सा 1.2 अनयूटिलाइज रह जाता है, और रेस्पिरेशन में 1.8 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर एनर्जी का इस्तेमाल होता है, और डिकम्पोजिशन में ट्रेसेस ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एवरी टाइम इस सीडर बॉग झील में ऑटोट्रॉफ से हर्बीवोर्स को, यानी प्राइमरी कंज्यूमर को, प्राइमरी से सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स को जब एनर्जी का, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, तो हार्डली 15 to 20% एनर्जी it is transferred from one trophic level to another, and rest of the energy it is either remains unutilized जिसका कि इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, और या एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा जो है वो रेस्पिरेशन में खर्च हो रही है, या कुछ मात्रा ऊर्जा की जो है वो डिकम्पोजिशन में इस्तेमाल हो रही है। इसलिए हम देख रहे हैं कि 15 to 20% एनर्जी जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में स्थानांतरित हो रही है। तो ये सीडर बॉग लेक का झील है, झील का जो उदाहरण है, यह सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल को समझा रहा है। इसी का विवरण मैंने यहाँ लिख रखा है। ये देखिए ऑटोट्रॉफ्स टू प्राइमरी कंज्यूमर एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है। ये टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन है 1,18,872, एनर्जी अनयूटिलाइज्ड 1,18,761, 111 ये ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन हो रहा है। कहां पर? ये हो रहा है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में। और उससे मेटाबॉलिक एनर्जी जो खर्च हो रही है रेस्पिरेशन में 23, एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी हो रही है जो नेक्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर में पहुंची 15 ग्राम, डिकम्पोजिशन में खर्च हुई 3 ग्राम, और 17 ग्राम एनर्जी जो है वो अनयूटिलाइज रहती है। तो जो मैंने आपको बताया यहाँ पर इस स्लाइड में हमने लिखा है, लेकिन खास और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब आप ऊर्जा के प्रवाह को समझाएं तो हमेशा लिखने वाले अंकों के साथ यूनिट का उल्लेख अवश्य करें, अन्यथा ये अंक जो हैं वो अर्थहीन हो जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें परीक्षा में लिखते समय। अगली स्लाइड देखें। ये अब हर्बीवोर, जब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हर्बीवोर टू कार्निवोर्स, ये हमने लिख रखा है कि जब सेकंड ट्रॉफिक लेवल से थर्ड ट्रॉफिक लेवल में वो एनर्जी ट्रांसफर होती है तो ये ऊर्जा कहाँ कहाँ जा रही है और कितना खर्च हो रहा है, इसके बारे में ये सारा विवरण हमने दिया, जो कि अभी आपको चित्र में मैंने समझाया। अब देखें, ये सिंप्लीफाइड एनर्जी फ्लो मॉडल है जिसमें आप देख रहे हैं बॉक्सेस और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पाइप्स का इस्तेमाल किया गया है। ये जो डब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये डब्बे जो हैं ये ट्रॉफिक लेवल्स को दिखाते हैं, और ये पाइप्स जो हैं वो ऊर्जा के प्रवाह को दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 ट्रॉफिक लेवल्स लिए गए हैं। ये पहला ट्रॉफिक लेवल जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर है, दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। इनमें आप देख रहे हैं कि 3000, अब यहाँ पर हमने जो यूनिट इस्तेमाल की है दैट इज किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर डे, इसमें ऊर्जा का मापन किया है। तो 3000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर डे एनर्जी जो है ये एनर्जी का इनपुट है, जिसमें से केवल 1500 यानी 50%, 1500 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर डे यह ऊर्जा इस्तेमाल ट्रैप की गई। और उसके बाद प्राइमरी प्रोडक्शन हो रहा है केवल 15 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर डे का। सॉरी।
जब इस प्राइमरी प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर ने भोजन के रूप में इस प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर ने भोजन के रूप में इस्तेमाल किया, तो इस 15 में से 1.5 यानी 10% एनर्जी जो है वो इस प्राइमरी कंज्यूमर के पास स्थानांतरित होती है। और जब इस प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो 1.5 से 0.3 जो कि करीब 20% है, तो 20% एनर्जी स्थानांतरित हो रही है अगले ट्रॉफिक लेवल में। तो यहां भी सिंप्लीफाइड एनर्जी फ्लो मॉडल जो कि 3 ट्रॉफिक लेवल को लेकर दिखा रहा है, इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफर जो है इट इज हार्डली 10 to 20%, उतनी ही ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है। रेस्ट ऑफ द एनर्जी आइदर इट रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड और इट इज unutilized as a heat, it is changed into heat, transformed into heat, or part of energy is used up in respiration, or it is not utilized। तो ये इस तरीके से ऊर्जा का बड़ा हिस्सा इसमें चला जा रहा है, जबकि ट्रॉफिक लेवल में टिश्यूज में ये एनर्जी की केवल 10 to 20% मात्रा ही स्थानांतरित हो पाती है। तो ये सिंगल फ्लो मॉडल है। यहाँ पर ये हमने वही विवरण लिखा हुआ है जो कि आपको चित्र में मैंने बताया। केवल यहाँ पर आप इस स्लाइड में एक महत्वपूर्ण बात को नोट करें, दैट इज द शॉर्टर द फूड चेन ग्रेटर द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी। अगर भोजन श्रृंखला छोटी है, 2 या 3 ट्रॉफिक लेवल की भोजन श्रृंखला है, तो हर ट्रॉफिक लेवल में ज्यादा ऊर्जा उपलब्ध होगी। और यदि फूड चेन अगर लंबी है, 4-5 ट्रॉफिक लेवल की है, तो ऐसी स्थिति में करस्पॉन्डिंग ट्रॉफिक लेवल्स में लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा होने के कारण जो ऊर्जा की उपलब्धता है वो कम होगी। तो लेस एनर्जी इज अवेलेबल इफ द फूड चेन इज लॉन्ग एंड इफ फूड चेन इज शॉर्टर देन द ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू ट्रॉफिक लेवल। ये यहाँ पर सिंप्लीफाइड ये सिंगल लीनियर चैनल मॉडल को ही यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें ये जो डिब्बे दिखाई दे रहे हैं, बॉक्सेस जो दिखाई दे रहे हैं, ये ट्रॉफिक लेवल को दिखाई दे रहे हैं। ये सनलाइट आ रही है, यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ने लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी को के रूप में भोजन बना लिया, उस रूप में टिश्यू में अपना भोजन स्टोर कर लिया। देन इट इज ट्रांसफर टू हर्बीवोर्स ने जब इनको खाया तो वो एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो गई। हर्बीवोर्स को जब कार्निवोर्स ने खाया तो एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो गई। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्सरी ने जब खाया तो वहाँ ट्रांसफर हो गई। ऊपर का जो डब्बा है ये डिकम्पोजिशन में कितनी एनर्जी जा रही है उसको प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर ये जो डब्बा है, बॉक्स है, या स्टोरेज कितना हो रहा है एनर्जी का ये बता रहा है। और तमाम ये जो वर्टिकल ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ट्यूब्स जो हैं रेस्पिरेशन और हीट के रूप में कितनी एनर्जी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है उसको बता रहा है। तो ये भी एक लीनियर चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल है जो कि सिंगल चैनल मॉडल है। अब हम बात करेंगे डबल चैनल वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल की। वाई शेप्ड मॉडल जो है ये एच.टी. ओडम ने 1956 में दिया है। इसकी विशेषता क्या है कि इट स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इसकी इकोसिस्टम में अलग अलग कई स्तर पाए जा रहे हैं। ऊपर का स्तर है, हर्ब्स का लेयर है, श्रब्स का लेयर है, ट्री का लेयर है, नीचे तमाम जो मरे हुए पेड़ पौधों जीव जंतुओं का अवशेष का लेयर है। सो देर आर सम स्ट्रेटिफाइड लेयर। इन सभी लेयर्स में ऊर्जा का प्रवाह कैसे हो रहा है इसको केवल वाई शेप्ड मॉडल समझा सकता है। द डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ लिविंग प्लांट्स एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर आर सेपरेटेड इन बोथ टाइम एंड स्पेस। अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थान पर आप देख रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा भोजन श्रृंखलाएं चल रही हैं तो उन्हें हम वाई शेप्ड मॉडल के द्वारा ही समझा सकते हैं। मैक्रो एंड माइक्रो कंज्यूमर, अब यहां पर आप देखेंगे कि अलग अलग भोजन श्रृंखला में जो कंज्यूमर्स हैं, मैक्रो और माइक्रो, इनके साइजेस भी अलग अलग होते हैं जो कि ऊर्जा के प्रवाह, ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित करते हैं। ये देखिए, ये वाई शेप्ड मॉडल जो है उसका रूप दिया हुआ है। सनलाइट, ये प्लांट्स में एनर्जी आ गई, द लाइट एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यहां से ये पहली भोजन श्रृंखला है जिसमें ये एनर्जी हर्बीवोर्स में गई, हर्बीवोर्स से ये प्रीडेटर्स में, प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में गई। तो ये ग्रेजिंग फूड चेन पहली फूड चेन है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह दिखाई दे रहा है। लेकिन उसी दौरान आप देख रहे हैं प्लांट्स भी मृत हो रहे हैं, उनका जीवन चक्र पूरा हो रहा है। हर्बीवोर्स भी अपना जीवन चक्र पूरा कर रहे हैं। प्रेडेटर्स जो हैं, यानी जो प्रेडेटर्स हैं
यानी सेकेंडरी कंज्यूमर, उनका जीवन चक्र भी पूरा हो रहा है और वो भी मृत हो रहे हैं। तो ये सब मरकर जमीन में नीचे इकट्ठे हो रहे हैं, जहां पर डेट्रिटस या सड़ा गला पदार्थ इकट्ठा हुआ है। इस सड़े गले पदार्थ में दूसरी भोजन श्रृंखला चल रही है, जिसको हम डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। तो एक साथ ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन दोनों ही जब इकोसिस्टम में चल रही हैं, तो ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों ही इकोसिस्टम में ऐसा हो सकता है कि जंगल में अगर हम देखें, फॉरेस्ट फ्लोर पर डेट्रिटस फूड चेन चल रही है, जबकि सरफेस पर ग्रेजिंग फूड चेन चल रही है। ठीक उसी तरीके से समुद्र में आप देख रहे हैं कि सरफेस में पानी में ग्रेजिंग फूड चेन चल रही है, जबकि समुद्र की तली में डेट्रिटस फूड चेन चल रही है। तो ऐसी दो भोजन श्रृंखलाओं को समझाने के लिए हम यहाँ पर वाई शेप्ड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। ये वाई शेप्ड मॉडल देख रहे हैं आप, उसी का ही विस्तृत रूप है, जिसमें दो चैनल एनर्जी फ्लो के दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर ये पहला ट्रॉफिक लेवल है, जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का है, जो कि भोजन लाइट एनर्जी को, रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। साथ ही पौधों के जो पार्ट्स डेड होकर नीचे गिर रहे हैं, लिटर के रूप में, यानी प्लांट पार्ट्स जो डेड होकर नीचे गिर रहे हैं, जिनको कि हम लिटर कह रहे हैं, ये पड़ा हुआ है। अब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को भोजन के रूप में ये इस्तेमाल कर रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि हर्बीवोर्स हैं और कार्निवोर्स हैं। ये ग्रेजिंग फूड चेन चल रही है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि यहां इन सबके प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इनके मृत होने से, तली में गिरने से ये डिकम्पोजर्स उनको सड़ा गला रहे हैं, और यहां पर डेट्रिटस फूड चेन चल रही है, जो कि तली में या फ्लोर में चल रही है। तो ये एक भोजन श्रृंखला है जो कि डेट्रिटस फूड चेन है, और ये ग्रेजिंग फूड चेन है। दोनों ही भोजन श्रृंखलाओं को ये प्रदर्शित कर रहा है, जिसकी शक्ल और ऊपर की तरफ सारी जो ट्यूब्स हैं, वर्टिकल ट्यूब्स, ये हर ट्रॉफिक लेवल से रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी खर्च हो रही है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसको कि आर से दिखाया गया है। तो आर सिंबल से दिखाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो एनर्जी फ्लो का स्वरूप दिखाई दे रहा है, मॉडल दिखाई दे रहा है, इसमें टू वे वाई शकल का ये दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल कहते हैं, जो एक साथ ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन दोनों में ही ऊर्जा प्रवाह को समझाता है। अब इसकी विशेषता क्या है, तो हमने यहां बताया कि वाई शेप्ड मॉडल में दो फूड चेन जो कि एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, एक फॉरेस्ट फ्लोर पे है, एक सरफेस पे है, या एक समुद्र की तली में है और एक समुद्र में पानी में सतह में है। दोनों भोजन श्रृंखलाओं को ये बता रहा है। ये वाई शेप्ड मॉडल जो है ये कुछ ज्यादा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल दिखाई देता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वास्तविक तौर पर एक से ज्यादा भोजन श्रृंखलाएं एक जगह ऑपरेट होती हैं। वाई शेप्ड में दो चैनल मॉडल जो है ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम दोनों में ही पाए जाते हैं, और नेचुरल सेवरल फूड चेन्स दे आर इंटरलॉक्ड, यानी एक भोजन श्रृंखला का ट्रॉफिक लेवल दूसरे भोजन श्रृंखला में भी ट्रॉफिक लेवल के रूप में काम करता है। तो फूड चेन्स जो हैं दे आर इंटरलॉक्ड एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू फूड वेब। वो फूड वेब में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि वन ट्रॉफिक लेवल इज एक्टिंग एज ए अनदर ट्रॉफिक लेवल फॉर अदर फूड चेन। तो इस तरीके से ये इंटरलॉक्ड जो वेब पाया जा रहा है, फूड वेब पाया जा रहा है, जिसमें एट ए टाइम एक से ज्यादा ऊर्जा का प्रवाह अलग अलग भोजन श्रृंखलाओं में हो रहा है। इसलिए नेचर में एक से ज्यादा भोजन श्रृंखलाओं के चलने के कारण इसमें ऊर्जा के मेजरमेंट का जो तरीका है वो काफी जटिल हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि तीन डिफरेंट मॉडल्स के माध्यम से, यूनिवर्सल मॉडल, यूनिडायरेक्शनल फ्लो मॉडल और वाई शेप डबल चैनल मॉडल, सिंगल चैनल मॉडल, इन मॉडल्स के माध्यम से हमने ऊर्जा के प्रवाह को, किसी इकोसिस्टम में कैसे ऊर्जा प्रवाहित होती है उसको समझा। अगर इसे हम कंक्लूड करें तो ये 5 फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सारे जो नेचुरल इकोसिस्टम हैं उनका ड्राइविंग फोर्स कौन है? सन। सन इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू ड्राइव द लाइफ इन इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम को क्रियाशील बनाने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति कहां से हो रही है? सन से, सूर्य से।
एंड एनर्जी इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, यानी अगर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है इसका मतलब इकोसिस्टम कैसा है, क्रियाशील है, इट इज फंक्शनल, एंड द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल एंड ग्रेजुअली देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा हीट में परिवर्तित हो रही है और ऊर्जा जो है रेस्पिरेशन डिकम्पोजिशन में खर्च हो रही है, एंड द मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड। और ये एनर्जी फ्लो जो है ये थर्मोडायनेमिक्स का नियम और 10% लॉ ऑफ एफिशिएंसी जो कि लिंडमान ने दिया है, इन दोनों के द्वारा गवर्न होता है। और इस एनर्जी फ्लो में हम देख रहे हैं whenever the energy is transferred from one trophic level to another, always there is a 10%, 10 to 20% is energy is transferred to the other trophic level. Rest of the energy, a major part remains unutilized and the portion of energy is used up in decomposition as well as in respiration. तो ये conclusion हम इस एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम में से हम निकाल सकते हैं। तो परीक्षा में इस पे प्रश्न पूछा जाता है, डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम और बाय टेकिंग ए सुटेबल एग्जांपल ऑफ एनी इकोसिस्टम डिस्कस द फ्लो ऑफ एनर्जी। तो ये पूछा जाता है फुल क्वेश्चन के रूप में, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के रूप में सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल, यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल और वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल, ये शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछे जाते हैं। तीनों जो एनर्जी फ्लो मॉडल्स हैं जिसकी चर्चा हमने की और उनसे ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है। निश्चित रूप से आपने इस वीडियो लेक्चर से आपको विषय के बारे में समझ में आया होगा। और इसमें परीक्षा की दृष्टि से मैंने जैसा कि बताया कि इसमें एनर्जी फ्लो लिखते समय अवश्य जब भी आप डिजिट्स लिखें तो यूनिट्स अवश्य लिखें, और ऊर्जा का प्रवाह किस ट्रॉफिक लेवल से किस ट्रॉफिक लेवल में हो रहा है वो अवश्य लिखें। और जो ऊर्जा का हिसाब है दैट एनर्जी बजट यू मस्ट राइट इन द आंसर, जैसे कि ऊर्जा जो ग्रास प्रोडक्शन के रूप में आई, जब वो अगले ट्रॉफिक लेवल में जाती है तो वो कहाँ कहाँ खर्च हो रही है और कितनी ऊर्जा पहुंच रही है, इसका विवरण आवश्यक रूप से अच्छे से लिखने पर ही आप ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं। तो आज यहीं इस एनर्जी फ्लो के हमारा सेकंड लेक्चर जो है यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। और आप लोगों ने हमारा पिछला लेक्चर 1 भी आपने देखा है। पिछला लेक्चर जो है बायोजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया पर था, और आप इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।